नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग 14th चैप्टर शुरू करते हैं। मैं वैद्य नवीन जोशी सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप पहला सूत्र पढ़ दीजिए सर। प्रणाम सभी को। चतुर्दशो अध्याय अथातो गुल्म चिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति आहुरात्र्यादयो महर्षयः। अब इसके आगे चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। अगला भी पढ़ दो। जी, इसका टीका कौन पढ़ेगा? आप पढ़ सकते। टीका पढ़े इसका? पढ़ दो। मैं इसका हाँ पढ़ देता हूँ। अस्मादनंतर गुल्म चिकित्सम आवरम्भते संबंध शास्य प्रायण बातकरण बात। हमने अब हम आगे चिकित्सा को प्रारंभ करेंगे और कह रहे हैं कि आगे जो है प्रायण प्रयोग योग क्षमत्वम। क्या मतलब हुआ इसका जी? संबंध स्वास्थ्य प्रायण योग। इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा बताइए। इसका मतलब है कि यहाँ पे गुल्म चिकित्सा का आरंभ करते हैं। यहाँ पे संबंध क्या है कि योग क्षेमत्वम, मतलब यहाँ पे हमें सभी का कल्याण करना है। और गुल्म जो है वो वात का कारण रहता है, मतलब वात के वजह से होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आगे जो है वायु के वजह से वो गुल्म होता है, इसलिए। और हमें यहाँ पे योग करना है, मतलब कल्याण करना है, सबका अच्छा करना है, इसीलिए यहाँ पे गुल्म चिकित्सा का आरंभ किया जाता है। ठीक है, आगे का सूत्र पढ़ना है। एक मिनट, कोई भी पढ़ेगा तो पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। पहला और दूसरा तीसरा नंबर का श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा? वंदना मैम, आप संथा देके पढ़ेंगी? संथा देके पढ़ना है, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी वह जी। गुल्मं बद्ध शक्दातं वातिकं तीव्र वेदनम। गुल्मं बद्ध शक्दातं वातिकं तीव्र वेदनम। रुक्षशीतोद्भवं तैले साधयेद्वातरोगिके। रुक्षशीतोद्भवं तैले साधयेद्वातरोगिके। पानानन्नवासनाभ्यङ्गे स्निग्धस्य स्वेदमाचरेत्। पानानन्नवासनाभ्यङ्गे स्निग्धस्य स्वेदम् आचरेत्। आनाह वेदनास्तम्भ विबन्धेषु विशेषतः। आनाह वेदनास्तम्भ विबन्धेषु विशेषतः। स्रोतसाम माधवं कृत्वा
जित्वा मारुत उल्बणम् श्रोतशां मार्दवं कृत्वा मारुतमुल्बणम् वृत्ता विबन्धं स्निग्धस्य स्वेदो गुल्मपोहति। विबन्धस्निग्धस्य स्वेदो गुल्मोपहति। इसका हिंदी पढ़ दूं अपनी टीका से? वैद हिंदी जी, वाला हाँ जी पढ़ दीजिए। जिस वातज गुल्म में मल तथा अपान वायु रुका हो, अत्यंत वेदना हो रही हो, जो रुक्ष तथा शीतल आहार विहार से उत्पन्न हुआ हो, उस गुल्म की चिकित्सा वात व्याधि चिकित्सा नामक 21वें अध्याय में कहे गए तेलों के द्वारा करें। इन तेलों का प्रयोग पान, भोजन, अनुवासन, बस्ती तथा अभ्यंग के रूप में करें। इसके बाद रोगी का स्वेदन करें। विशेष करके उक्त तेलों का प्रयोग आनाह, वेदना, स्तंभ, विबंध में करें। स्वेदन कराने से रोगी का शरीर मुलायम हो जाता है, जिसके कारण बढ़ा हुआ वात दोष शांत होकर मल तथा अपान वायु अनुलोम होकर गुल्म रोग शांत हो जाता है। जी बच्चे, आप ये सेशन के एंड में गणपति जी का आप जो गाती है ना जी बहुत ही बढ़िया, वो आप करिएगा क्योंकि अभी गणेश फेस्टिवल चल रहा है तो आपका हमें सुनना है। अब यहाँ पे वातज गुल्म की चिकित्सा बता रहे हैं कि वातज गुल्म है तो वातज गुल्म में वेदना बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए तीव्र वेदना वाले मल मूत्र के अवरोध से उत्पन्न हुआ जो वातज गुल्म है, और ऐसा कंडीशन है कि रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ गई है और शीत गुण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उससे उत्पन्न जो वातिक गुल्म है वहां पे ना बायगोला टाइप ना हवा पूरा संचित है और गुल्म बना दिया है। तो अब वायु का रुक्ष गुण या फिर वायु का और भी जितने भी गुण है, लघु गुण, सूक्ष्म गुण, चल गुण, उसको हमें ठीक करना है। रुक्षता बहुत ज्यादा है तो हमें तेलों का प्रयोग करना है। अब तेल का प्रयोग कैसे करेंगे वातिक गुल में? तो पीने के लिए दें, ऐसा तेल दें जो अनुलोमन करे, वायु को निकाले और स्निग्धता भी करे। अन्न भी ऐसा देना है जो वात का शमन करने वाला हो। अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना है कि वहां पे वायु का शमन हो। अभ्यंग में करना है जिससे शरीर स्निग्ध हो, और स्वेदन देना है जब अनाह बहुत ज्यादा है, पेट में से गुब्बारा की तरफ फुला हुआ है और वहां आम संचित भी है, वेदना है और स्तंभ है, स्टिफनेस है, विबंध है, कॉन्स्टिपेशन है, ऐसे में स्वेदन देना है। और ऐसा बता रहे हैं कि क्योंकि स्वेदन जो रहता है स्निग्ध पुरुषों के स्त्रोतसों को पहले तो उन्होंने घृत पिलाया, तो जब हम स्वेदन देते हैं तो उससे क्या होता है कि स्त्रोतस मृदु बन के कुपित वायु को शांत करके विबंध को तोड़कर गुल्म को दूर करते हैं। ये इतना बढ़िया क्रम बताया ना वार्तिक गुल्म में। तो अब आगे बता रहे हैं कि आगे क्या करना है, ये स्टेप क्या है आगे। 4th नंबर का जो श्लोक है कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है आप लोगों में? हरिहर सर, अजय कात्यायन जी, आप कृपया पढ़ेंगे। आरती मैम कोई पढ़िए 4th नंबर का श्लोक, स्नेह पानम हितम गुल में कौन पढ़ेगा? रवि सर, वर्षा मैम पढ़िए। प्रणाम सर। यस सर, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। स्नेह पानम हितम गुल्मे विशेषेणो ऊर्ध नाभिजे पक्वाशय गते वस्तिर उभयम जठराश्रये। विशेषकर नाभि से ऊपर के भाग में उत्पन्न गुल्म में स्नेहपान उत्तम है। पक्वाशय में गुल्म के आश्रित होने पर वस्ति देनी चाहिए। जठर उदर में आश्रित गुल्म में स्नेहपान और वस्ति दोनों उत्तम है। जी, तो ये देखिए स्थान के हिसाब से चिकित्सा बताए कि अगर नाभि के ऊपर है तो स्नेहपान कराना है, पक्वाशय में है, इंटेस्टाइन में है गुल्म, तो फिर बस्ती देके वायु को निकालना है, और जठर उदर में है तो स्नेहपान और बस्ती दोनों करना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से भी हम लोग स्नेह, ऊपर भी वायु का प्रभाव है, नीचे भी है, इसलिए स्नेहपान भी कराना है और बस्ती भी देना है, कैसे भी वायु को शमन करना है। बहुत बढ़िया है, आपने पढ़ा वर्षा मैम, थैंक यू। अभी हम इसका टीका पढ़ेंगे। 4th नंबर का श्लोक का टीका आप भी पढ़ दीजिए मैम, कितना आप इतना इतना अच्छा पढ़िए। 1 मिनट में इस साइड ला रहा हूँ। आपका कितना स्पष्ट उच्चारण है वर्षा मैम, पढ़िए। गुल में स्नेह पान हितम। वर्षा मैम आप पढ़ेंगी? कहाँ चली गई आप?
पढ़िए वर्षा मैम या कोई और पढ़िए। रवि सर आप पढ़ेंगे? जी सर प्रणाम। हाँ सर प्रणाम सर। सर गुल्मे स्नेह पान हितम ऊर्ध्वनाभिजे गुल्मे विशेषेण स्नेह पान हितम पक्वाशय गते वस्त्र हित जठराश्रित उभय स्नेह पान वस्त्याख्या हितम। हाँ और आगे अभी रुके, इसका अर्थ बताते हैं। जी। गुल्मे स्नेहपान हितम, गुल्म में सप्तमी विभक्ति है, गुल्म में स्नेहपान हितकारी है। अब वो कैसा स्नेहपान? ऊर्ध्व नाभि जय गुल्मे, नाभि के ऊपर अगर गुल्म है तो विशेष रूप से नाभि के ऊपर है तो स्नेहपान हितकारी होता है। पक्वाशय गते बस्ती हिता, अगर पक्वाशय में नाभि के नीचे है तो बस्ती सबसे अच्छा है। जठराशित उभयस्य, जठर में है और वो नाभि के नीचे भी है और नाभि के ऊपर भी है, ऐसा पूरा जठर में है पूरा, तो स्नेह पान बस्ताख्य हितम, स्नेह पान भी करना है और बस्ती भी देना है, वही हितकारी बताया गया है। आप रवि सर बहुत बढ़िया पढ़े, शुद्ध एकदम उच्चारण होगा, बहुत बढ़िया। हाँ अब 5 और 6 नंबर का। जी सर बोलिए सर। जी सर मैंने सवाल लिख के चैट बॉक्स में दिया था सर, जो है जैसे हम लोग सर्जरी में देखते हैं कि एक्यूट एब्डोमेन कैसे जाते हैं। हाँ सर मान सकते हैं ना, वातज गुल्म एक्यूट एब्डोमेन रहता है ना, जब कॉलिकी पेन रहता है तो, लेकिन उसमें बायगोला रहना चाहिए, मतलब इधर उधर डबक डबक फुटबॉल की तरह कुछ ऐसे घूमते हुए रहना चाहिए। अभी मेरे पास एक एक पेशेंट आई थी, मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो आईटी में थी और वो मूत्र वेग और मल वेग का विरोध करती थी। तो बोलती थी कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में ना पेरिटोनियम, मतलब मुझे समझ आया पेरिटोनियम और स्टमक के बीच में एक गोला था। तो वो बोली मुझे ये ठीक ही नहीं हो रहा है, डॉक्टर बोलते सर्जरी कराओ। मैंने सर्जरी करवाया लेकिन वो फिर से हो जा रहा है। तो मैंने खुद एग्जामिन किया एब्डोमेन में, वो पेरिटोनियम और स्किन के बीच में वो इधर उधर डबक 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 ऐसे होता था, वातिक गुल्म था और सेम ऐसे था। रुक्ष आहार विहार मतलब जंक फूड खाना, रात में जागरण करना, वेगो का विरोध करना, ऐसा था। तो मैंने उनको, नाभि के नीचे था तो मैंने उनको बस्ती दिया, अनुवासन बस्ती, और फिर स्नेहपान वगैरह कराया, तब वो ठीक हो गई दीपन पाचन अनुलोमन करा के। लेकिन जो बस्ती बोला है ना वो मैंने किया था शीरबला तेल का। ये स्किन और पेरिटोनियम के बीच में हवा जमा हो जाती है। ये जैसे कॉक्स एब्डोमेन के। रवि सर आप बताइए, आपने देखा है इसे? सर जैसे कॉक्स एब्डोमेन के पेशेंट में वो हिस्ट्री देता भी है कि ऐसा लगता है कोई गोला घूम रहा है। जी सर। जी मतलब हमेशा जो है वो हिस्ट्री देता है कि गोला घूमता रहता है, एक जगह नहीं रहता है। जी। तो ये तो हमने सर उसमें फील किया है। जी। और यहाँ भी जैसे सर जो बताया गया ट्रीटमेंट तो बस बताया गया है, ओरली कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया गया ना सर। और वैसे हम लोग भी जैसे उसमें मॉडर्न के हिसाब से भी ओरल बाइंडल रखते हैं। जी बहुत अच्छा बताया सर आपने। अभी आगे का श्लोक कौन पढ़ेगा? 5 और 6। जी मैम बोलिए। हाँ मैं ये कह रही हूँ इसमें जो लास्ट वाला है ना कि यदि गुल्म जठ आश्रित या मतलब अर्थात जठराश्रित या अर्थात अंतर प्रदेश में हो तो स्नेहपान तथा बस्ती ये दोनों कर्म कराने चाहिए। तो कोई प्रैक्टिकली बताइए कैसे कैसे क्या करना होगा, मतलब वो नाभि के ऊपर भी जा रहा है। मॉडर्न के हिसाब से क्या सोचा जाए इसमें और कैसे उसका डायग्नोसिस बना के क्या क्या ट्रीटमेंट होगा? मॉडर्न के हिसाब से तो कोई और बता सकता है, लेकिन वो नाभि के ऊपर भी रहता है, नाभि के नीचे भी रहता है। स्किन और पेरिटोनियम के बीच में हवा रहती है जो निकल नहीं पाती है। तो पहले स्नेहपान और बस्ती बाद में उसके, या दोनों एक साथ? उसमें तो दोनों एक साथ करना पड़ता है, दीपन पाचन करके। किस तरीके से क्या क्या देना होगा? स्नेह भी पच जाए, उसका व्यापक ना हो, और बस्ती भी अनुवासन बस्ती देना पड़ता है। स्नेहपान के लिए है ना तिलवा घृत देते हैं हम लोग, फिर मिश्रक स्नेह देते हैं, या महातिक्त घृत, गोकुल तिक्त घृत देते हैं ना, और बस्ती में शीरबला तेल, धनवंतर तेल, और मुंह से भी देंगे और नीचे से भी कैसे देंगे? दोनों एक साथ, दोनों एक ही बार में नहीं देंगे। स्नेहपान सुबह देके स्नेह का पचन होने का वेट करेंगे, और बस्ती शाम को देंगे ना, अनुवासन बस्ती एक साथ थोड़ी ना देंगे।
लेकिन दोनों उपक्रम करना है, ये बता रहे हैं। तो मॉडर्न के हिसाब से सर और जब मैंने दिया था तो एक दिन में ठीक बहुत नहीं होता, सारी मुझे कंडीशन कम से कम वाल्वुलस है, 15-20 दिन लग गया था। जी रवि सर बताइए। नमस्ते रवि मैं कह सर। रहा था मॉडर्न के हिसाब से बहुत सारी जी मैडम नमस्ते। मॉडर्न के हिसाब से बहुत सारी कंडीशन है, वाल्वुलस है, इंटरसेप्शन है, तो ये सब भी तो गुल में ही आएंगे, जहाँ जो जी वेगावरोध हो जाता है। अब उसको हमको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा वार्तिक है, कौन सा पैक्तिक है। जी आप तो सर बता रहे हैं वो एनाटॉमिकली इंटरसेप्शन में ठीक किया है, क्या सर कभी? लेकिन इंटरसेप्शन में किया सर रवि सर कभी इस तरीके का नहीं ट्रीटमेंट? मैंने किया नहीं, लेकिन कंडीशन मालूम जी। जी जी उसमें एक दूसरे के ऊपर जो है इंटेस्टाइन चढ़ जाती है, जी जी वो पता है मुझे। तो उसको रिलीज करते हैं जी। थैंक यू जी 5वां और 6वां नंबर का जो श्लोक है कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? सुवर्णा मैम आप हाँ सर मैं पढ़ेंगी? पढ़ता हूँ। डॉक्टर सुवर्णा सर मैं मैम बुल्ढाना की डॉक्टर। अच्छा आप पढ़िए जी, आप पढ़िए, हेलो। आप पढ़िए पढ़िए राम अवतार जी। हाँ दीप्ते अग्नो वाति के गुल्म विबंध अनिल वर्चसो व्रण अन्य अनपानानि स्निग्धो उष्णानि प्रदापयेत् पुनः पुनः सने पानम निर्वाह अनुवासना आप प्रोज्या ऐसे एक वाति एक के शब्द गुल। खा जा रहे हैं। पुनः पुनः स्नेहपानम निरुहा सानुवासन, स नहीं ओके। पुनः पुनः सने पढ़ा पानम आपने, निर्वाह। सानुवासना ऐसे पढ़ी। हाँ निर्वाह सा अनुवासना प्रोज्या वाति के गुल में कप वातजे गुल में पिता। शुद्ध हाँ उच्चारण करिए। प्रोज्या वातजे गुल में कप पिता अनुरक्षण अनुरक्षण अनुसरण। जी हिंदी वाला। और आपने बृहन्न अन्न पानानी वो भी नहीं पढ़ा ठीक से। बृहणानी अन्न पानानी, इको याणची नाम की संधि है। बृहणान्य अन्न पानानी, एक बार पढ़ के बताइए। बृहणान्य अन्न व्रणा व्रणान्य पानानी, अनपाना। सेकंड लाइन। हाँ हाँ हिंदी व्रणा वाला पढ़िए। व्रणान्य। हाँ वातिक गुल में अनपान जिस जिस वातज गुण रोगी की अग्नि प्रदीप्त हो और अपान वायु तथा पुरी का विबंध बना हो, ऐसी स्थिति में शरीर को पुष्ट करने वाले स्निग्ध एवं उष्ण अन्न आहारों तथा पानों पेय पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। वातज गुल में बार बार स्तनपान निर्गुण वस्ती तथा अनुवासन वस्तियों का प्रयोग कराएं। साथ ही कफ तथा पित्त की शांति रक्षा भी करते रहना चाहिए। हाँ आप सर कौन सा बुक से पढ़ रहे हैं? ब्रह्मानंद त्रिपाठी। हाँ सर ब्रह्मानंद त्रिपाठी। हाँ बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया। अभी आप देखिएगा 1-2 दिन में आपका शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। आप जब भी पढ़ते हैं ना तो घबराया मत करिए। अब जैसे वातजे था तो आप वातिके पढ़ रहे थे, डरना नहीं है, आराम से पढ़ना है। यहाँ कोई आपको ऐसे डांटेगा नहीं, आपको उल्टा सुधारा जाएगा कि ऐसा पढ़िए। ठीक है, बहुत बढ़िया पढ़े। आगे पढ़ते हैं। इसका टीका कोई पढ़िए प्लीज, ऐसा शर्माइए मत, सबको पढ़ना है। हरिहर सर आप पढ़ेंगे टीका? हाँ सर पढ़ लो। हाँ सर पढ़िए। प्रणाम। प्रणाम सर वाति पढ़िए। के गुल में वहनो समिद्धे सती वातस कृतोच विबंधे सती बृहणान अन्य अन्नादीनि स्निग्धो उष्णानि च प्रयोजयेत् पुनः पुनः स्नेहपान प्रदापयेत् निरुहा च सहानुवासनां वातिके गुल में कफ पितानुरीक्षणो नरस्य प्रयोज्या। जी आपने सर कितना अच्छा से ट्राई किया कि शुद्ध उच्चारण करे, बहुत बढ़िया सर। सर आपको संस्कृत पढ़ के कैसा लग रहा है हरिहर सर? सच सच बताइए सर। नहीं मजा आता है जी अब तो मजा आता है, पर उसी टाइम जब पढ़ते थे तब मजा नहीं आया, तो उसी टाइम बोझ लगता था। हाँ जब आप खुद पढ़ते हैं ना और सर आप देखिए, हम सब जो है ना हम आत्माएं हैं, तो हम लोग ना भगवान से जुड़े हैं। और भगवान की भाषा कौन सी है? देववाणी संस्कृत है।
तो जब हम पढ़ते हैं ना संस्कृत तो ऐसा लगता है कि हम भगवान से बात कर रहे हैं। इसलिए आप पढ़े तो आपको खुद मजा आया ना, कितना बढ़िया आपने पढ़ा जी। तो इसमें बताया है कि वातिके गुल में वह 9, जब वातज गुल्म है यहाँ पे, और अग्नि जो है वो जो है थोड़ा सा अग्नि दीप्त है, दीप्त है अग्नोवाती के गुल में, अग्नि दीप्त है वहां पे। और यहाँ पे वायु से, वायु अच्छे से पास नहीं हो पा रहा है, अपान वायु, और मल भी, उसका भी विबंध है यहाँ पे, मतलब मल रुका हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है, और वातिक गुल में तो कृष भी पेशेंट है, तो हमें यहाँ पे कृषता को हटाने के लिए बृहन्नादिनी स्निग्धाशनानि च प्रयोजित, हमें बृहन वाले अन्न आदि का प्रयोजन करना है, और ऐसा मेडिसिन भी देना है। और स्निग्ध और उष्ण, स्निग्धता भी रखना है, और उष्णता, वायु का शीत गुण के अपोजिट उष्ण, वायु के रुक्ष गुण के अपोजिट स्निग्ध, इनका प्रयोग करना है। तथा पुनः पुनः स्नेहपान प्रदावेद, बार बार हमें स्नेहपान देना है वहां पे, क्योंकि वायु इतना ज्यादा बड़ा है इसलिए तो गुल्म है। स्नेहपान करने से वो धीरे धीरे, और स्नेहपान इतना भी नहीं कि 5 लीटर एक ही दिन पिला दिया, हमें अग्नि को प्रदीप्त करते जाना है और स्नेहपान देना है। निरुहास्य अनुवासना वातिके गुल में, मतलब वहां पे निरूह बस्ती भी देना पड़ता है, सह अनुवासना, साथ में हमें अनुवासन बस्ती भी देना पड़ता है। वातिके गुल में, वातिक गुल में देना पड़ता है। और कफ पित्तानुरक्षणो नरस्य प्रयोज्या, कफ और पित्त की भी रक्षा करनी है हमें। ऐसा नहीं है कि हम जब ये वातिक गुल में ठीक रहे केवल वायु को ही ध्यान दे रहे हैं, हमें पित्त की भी रक्षा करनी है, अग्निमंद नहीं होना चाहिए। और कफ की भी रक्षा करनी है कि हम इतना भी ऐसा द्रव्य न दे कि कफ बढ़ जाए बहुत ज्यादा। और जैसे ठंडा हमने स्नेहपान दे दिया तो उससे कफ बढ़ जाएगा, कफ प्रकोपित होगा। हमें ऐसा देना है कि उष्ण चीज देना है, कफ की भी रक्षा करनी है, और बहुत ज्यादा उष्ण भी नहीं देना है कि पित्त बढ़ जाए। कफ और पित्त को ध्यान में रखते हुए नरस्य प्रयोजा, वो जो इंसान है उसको लिए प्रयोजित करना है, उपयोग में लाना है ये चीजें, ऐसा बता रहे हैं। ये इतना मतलब अच्छा बताया है ना। पहले के जमाने में गुल्म रोगी बहुत ज्यादा पाए जाते थे, अभी भी पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग कम देखते हैं अपने प्रैक्टिस में, या डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं कि ये वातिक गुल्म है, इसलिए ऐसा गड़बड़ होता है। लेकिन होते हैं ऐसे पेशेंट बहुत सारे, आईटी में जो काम करते हैं ना, वेग अवरोध करते हैं, जो पुलिस लोग रहते हैं उनको भी ये वातिक गुल्म रहता है बहुत ज्यादा। सर गुड मॉर्निंग सर। अब ये 7वां 8वां नंबर का जो श्लोक है कौन पढ़ेगा, सबसे इंटेलिजेंट कौन है? हाँ जी मैम, बताइए, बोलिए सर मैम। एक पूछना था कि ना ऐसे पेशंट आते हैं ना की मी मराठी में बोलती हूँ कंप्लेन लेके की ना इथे पाठीत चमक आहे, मग छातीत येते, मग खाली पोटात जाते ती चमक, असं दुखतं सगळ्या बाजू। सर उसको क्या वो ही नहीं गुल्म नहीं, है क्या? वो तो चमक है, वो मांसगत बात हो गया, मांस अच्छा धातु में। और ये कैसे कोष्ठगत व्याधि है, कोष्ठगत का मतलब है कि वो कोष्ठ में है। सर पर उसमें भी टाइप्स है ना, पार्श्व गुल्म भी इधर आता है, गुल्म पार्श्व क्या उसमें टाइप, वो मसल्स में रहता है, मसल्स में ट्विस्टिंग होता है, वो मांसगत, वो मसल्स में ट्विस्टिंग होता है इधर का उधर। यहाँ पे स्किन और पेरिटोनियम के बीच में रहता है गुल्म। हाँ, तो हमेशा कोष्ठ में ही मिलेगा क्या सर? ये गुल्म का टिपिकल सिम्टम है, आप ग्रंथों में पढ़िए, ये कोष्ठ में ही रहता है, ये मसल्स का नहीं है, स्किन और पेरिटोनियम के बीच में वायु चला जाता है। उसको गुल्म नहीं बोलेंगे, जो मसल्स में चमक आता है या स्पाजम होता है, क्रैम्प्स आते हैं, उसको हम गुल्म नहीं बोलेंगे कभी भी, ठीक है। अभी ये आगे का श्लोक फिर तो पढ़ना सर है परफोरेशन हो जाएगा। क्या सर? जैसे स्किन और जो है पेरिटोनियम और एब्डोमेन के बीच में जो है वायु भर जाएगा तो कहीं परफोरेशन हो तभी भरेगा सर। वो परफोरेशन नहीं होता है सर, हर बार परफोरेशन का नहीं होता है। मैंने जो देखे हैं ना पेशेंट अपने सर के पास या अपने प्रैक्टिस में, परफोरेशन नहीं होता है वो हर समय। आप बोल रहे हैं वो ठीक है, परफोरेशन के वजह से भी हो सकता है, लेकिन हर बार परफोरेशन नहीं होता है, वो धीरे धीरे वायु रिस रिस के बाहर जाता है। तो जो मैंने देखे हैं और सीखा है अपने सर लोग के पास, जी सर। तो क्योंकि जमदग्नि सर के पास बहुत पेशेंट आते थे, तो सर ने दिखाया हमें कि ये देखो गुल्म इधर उधर वो मूव कर रहा है जी। जैसे सर इंटेस्टाइनल स्पाज़म हुआ, वाल्वुलस हुआ, तो इसको भी तो हम लोग गुल्म मान सकते हैं सर? इसको गुल्म नहीं मान सकते, ये हेतु हो सकता है, व्याधि से व्याधि जी ना,
वो आप एनाटॉमिकली जो भी है प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन हवा जमा है क्या, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं क्या इधर उधर, वो हवा घूमता हुआ चाहिए, तब उसको गुल्म बोलेंगे। और नहीं तो उसको आंतर वृद्धि में ला देंगे ना, जो आप बोल रहे हैं वो सारा चीज आंतर का वो डिफॉर्मिटी हो गया है, ऐसा बोलेंगे। गुल्म जो है वो हवा जमा होना चाहिए, वो मूवेबल होना चाहिए जी। कफज गुल्म है वो नहीं मूवेबल होना चाहिए। हाँ, कफज गुल्म में वायु रहता है, लेकिन वो एक जगह ही स्थिर रहता है, वो ज्यादा नहीं होता है, और उसमें वायु ही रहता है, उसको पिचका भी सकते हैं, इधर उधर घुमा भी सकते हैं, वायु ही रहता है गुल्म में, ये वायु का भी कार्य है जी। अभी हम आगे का श्लोक कल करेंगे। वंदना मैम, आप गणपति जी का जो गाती हैं बहुत बढ़िया गाती हैं, प्लीज गाएंगी क्या? डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आप गणपति जी की वंदना कर दीजिए। वंदना मैम आप हैं कि चली गई? वैजी मैं हूँ, पर वो मैं गा देती हूँ, वंदना लेकिन मैम वो तक आवाज नहीं आ अमृता रही। मैम गाती थी, मैं गा देती हूँ, पर वो अमृता आप मैम। गाती थी ना, गाइए गणपति वंदना, ऐसे कुछ गाती थी ना। अच्छा, वो वाला सुनाना है, मैं सोची वो जयदेव वाला। वो आप गाती है ना, गाइए गणपति वंदना, ऐसे कुछ तो गाती है आप। जी जी जी, गाती हूँ, मेरा गला थोड़ा सा बैठा बैठा है, पर मैं गा देती हूँ। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब नायक, कृपा सिंधु सुंदर सब नायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बस राम सिंह मानस मोरे, बस राम सिंह मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मंगला मैम आप होस्ट हैं अभी, मेरा ये इंटरनेट कनेक्शन खराब हो गया था। वंदना मैम आप क्लोज कर दीजिए, सेशन को एंड कर दीजिए। जी जी कर दे। मैम बहुत अच्छा गया आपने, दीजिए मेरा मंगला बहुत दिन मैम। से मन में था, आज सर ने मेरे मन की मुराद पूरी कर ली। मैम ऐसे गला बहुत बैठा नहीं हुआ मैम है। बहुत अच्छा वेरी था, नाइस बहुत अच्छा, मैम। बहुत ही डिवाइन। यस मैम, बहुत ही अच्छा। मंगला मैम आप होस्ट हैं, आप कृपया इस सेशन को बंद कर दीजिए। डॉक्टर मंगला मैम सुन पा रही हैं क्या?
डॉक्टर मंगला मैम इसको एंड कर दीजिए, रेड बटन